नाज़रीन, पिछले कई सालों से पाकिस्तान में मानसून के सीज़न के दौरान सैलाबों की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और क्लाइमेट चेंज के ज़ेर असर गैर मामूली बारिशों की वजह से हमें बज़ाहिर यही लगता है कि पाकिस्तान में फ्रेश वाटर और ज़ेर ज़मीन पानी की ज़ख़ीरों में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका होगा। लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान को शदीद पानी की किल्लत का सामना है, जिसमें हर गुज़रते साल के साथ इजाफा देखने में आ रहा है और ज़ेर ज़मीन पानी की ज़ख़ीरे तेज़ी से घटते जा रहे हैं और पूरे मुल्क में काबिल कार ज़रूरी ज़मीन तेज़ी से घटती जा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में पानी का मसला इतना शदीद क्यों है और आखिर इसकी क्या वजह है, आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग ब्रेन्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की मालूमात से भरपूर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। पाकिस्तान में पानी के मसले की असल ज़िम्मेदार नेचुरल कॉजेज़ से ज़्यादा हुकूमती पॉलिसीज़ रही हैं और पानी का मसला डायरेक्ट मुल्क की इकॉनमी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी इकॉनमी का 60% इन्हिसार एग्रीकल्चरल सेक्टर पर है और मुल्क की 40 से 50% आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़राअत से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए ज़राअत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब अगर हम इस मसले को शुरू से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करें तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, लेकिन दर हकीकत इसमें एक बहुत बड़ा हाथ यहाँ के ज़मींदारों का भी था। अगर हम तारीख़ का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि आज़ादी से पहले बरसग़ीर पाक व हिंद में बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे और ज़्यादातर ज़मीनें इन्हीं ज़मींदारों के पास हुआ करती थीं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अदम मसावात और इनइक्वालिटी थी और जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं थीं वो काफ़ी गरीब हुआ करते थे। जब आज़ादी की बात चल रही थी तब कांग्रेस का एजेंडा यही था कि आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स किए जाएंगे और बड़े ज़मींदारों से ज़मीन लेकर बाकी लोगों के दरमियान बांट दी जाएगी। इस बात से पाक व हिंद के ज़मींदार काफ़ी परेशान थे, जबकि मुस्लिम लीग के एजेंडे में ऐसी कोई बात शामिल न थी। यही वजह थी कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में रहने वाले ज़मींदारों ने मुस्लिम लीग को बहुत सपोर्ट किया और मुस्लिम लीग के ज़्यादातर मेंबर्स भी ज़मींदार ही थे। यही वजह थी कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान तकसीम हुई तो भारत ने फ़ौरन लैंड रिफॉर्म्स पर अमल दरामद किया, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई लैंड रिफॉर्म्स नहीं किए गए और यहीं से असल ख़राबी की शुरुआत होती है। आज़ादी के बाद पहली 2 दिहाइयों में दोनों मुल्कों में एक जैसा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और पाकिस्तान में ज़रूरी पैदावार दुगनी हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती से इसका फ़ायदा आबादी के एक निहायत छोटे से हिस्से को ही मिला, यानी बड़े ज़मींदारों और जागीरदारों को। इन ज़मींदारों ने न सिर्फ इस ग्रीन रेवोल्यूशन का भरपूर फ़ायदा उठाया बल्कि मुल्क के कुदरती ग्राउंड वाटर टेबल को भी बर्बाद कर डाला। पाकिस्तान में आमतौर पर कई किस्म की फसलें उगाई जा सकती हैं, लेकिन मुल्क की ज़्यादातर ज़राअत का इन्हिसार 4 बड़ी फसलों यानी गंदम, चावल, गन्ना और कपास पर है। इन चारों ही फसलों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान की पानी की 80% ज़रूरियात इंडस वाटर ड्यूटी के नतीजे में 3 दरियाओं यानी दरियाए सिंध, चनाब और जहलम से पूरी की जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान इस पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कभी ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े डैम्स नहीं बना पाया है। यही वजह थी कि ज़राअत के लिए हमें ज़मीन के नीचे से पानी निकालना पड़ा और आज पाकिस्तान में ज़मीन के नीचे से निकाले जाने वाला 85% पानी खेती बाड़ी के काम आता है, जबकि अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करें तो ये सिर्फ 40% बनती है। अब यही वजह थी कि लगातार ज़मीन से पानी निकलने की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह तेज़ी से गिरना शुरू हो गई। यहीं पर एक दूसरा मसला सर उठाता है और वो ये कि पाकिस्तान मानसून के ज़ेर असर मुल्कों में से एक मुल्क है और यहाँ पर अक्सर सैलाब आते रहते हैं और अब क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी शिद्दत में भी इजाफा होता चला जा रहा है। इन सैलाबों से भी मुल्क को 2 तरह से नुकसान होता है। पहला ये कि सैलाब की वजह से अक्सर फसलें बह जाती हैं, जिससे मुल्क की इकॉनमी को शदीद नुकसान पहुंचता है। सैलाब आने पर हमें बज़ाहिर यही लगता है कि ये पानी वापस ज़मीन में चला जाता होगा और यूं ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो जाता होगा, लेकिन इसके साथ भी एक मसला जुड़ा हुआ है। सैलाबी पानी में नमक की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है और जिन जिन इलाकों में साल हर साल तक ये सैलाबी पानी पहुँचता है तो इन ज़मीनों में नमक की मिक़दार बढ़ती चली जाती है। ये मसला काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड वाटर पंप करेंगे तो साथ ही नमक भी ऊपर आएगा और खेत में पानी के एवापोरेट होने के बाद सिर्फ नमक ही बचेगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सिस्टमेटिक फेलियर की। जैसा कि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को 3 दरियाओं का पानी मिलता है, लेकिन हम कभी भी इस पानी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। इसकी वजह यहाँ का सिस्टम है। दरअसल पाकिस्तान में इन दरियाओं के पानी को इस्तेमाल करने के लिए इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम बनाया गया था, जिसमें 12 इंटर रिवर कैनाल्स, 23 बैराजेस और 3 डैम्स बनाए गए थे ताकि इस पानी को रोका जा सके और अंग्रेज़ दौर के बनाए गए इस दुनिया के सबसे बड़े और लंबे नहरी निज़ाम जो कि 57,000 किलोमीटर पर फैला हुआ है से जोड़ा जा सके। लेकिन इसमें एक कमी है।
इस इरिगेशन सिस्टम में पानी हर किसान को ज़मीन के मुताबिक एलोकेट किया जाता है, मगर ज़रूरत के मुकाबले में सिर्फ 60% पानी ही खेतों तक पहुँच पाता है और बाकी पानी लीकेज और एवापोरेशन की वजह से बुखारात बनकर गायब हो जाता है। मज़ीद सोने पे सुहागा ये कि किसानों को ये पानी ऑपरेटिंग कॉस्ट से 80% सस्ता दिया जाता है, यानी हुकूमत इस पर काफ़ी सब्सिडी देती है। यही वजह है कि इससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता जो इस इरिगेशन सिस्टम को फिक्स करने और मेंटेनेंस पर लगाया जा सके। इस सिस्टम से मिलने वाले पानी के बाद बाकी 40% कमी ग्राउंड वाटर से पूरी की जाती है। नाज़रीन, अब अगर हम उस नमक वाले मसले पर वापस आएँ तो 1954 में हुकूमत ने नमक की प्रॉब्लम और ग्राउंड वाटर को पंप करने की सहूलत के लिए स्कार्प यानी सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें आइडिया ये था कि 40 से 120 फुट तक की गहराई से पानी पंप किया जाएगा जहाँ पर पानी साफ है। इसके लिए 15 से 20 हज़ार ट्यूबवेल्स लगाए गए। इस प्रोग्राम ने निहायत कामयाबी से काम किया। ये प्रोग्राम इस कदर कामयाब हुआ कि हुकूमत को लगा कि हम ज़राअत को न सिर्फ अपने मुल्क की ज़रूरियात की पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि अपनी इकॉनमी को ऊपर उठाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह थी कि 1970 के अरसे में उन्होंने मज़ीद किसानों की ट्यूबवेल्स लगाने के लिए हौसला अफजाई की और लोन्स देने की शुरुआत भी कर डाली। यहाँ तक कि फ्री पंप्स और बिजली भी सस्ते दामों पर उनको देनी शुरू कर दी। पंजाब और सिंध में 40% और बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स के लिए 60% बिजली के नर्ख सस्ते कर दिए गए। इस दौरान किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जिस रफ्तार से मुल्क में ग्राउंड वाटर की पंपिंग शुरू कर दी गई है, इससे ज़ेर ज़मीन पानी तेज़ी से कम या ख़त्म भी हो सकता है। हुकूमत इस बात से इतनी बेफिक्र और बेखबर थी कि कई सालों तक तो किसी ने ग्राउंड वाटर लेवल्स को मेजर तक न किया। यहीं से इस प्रोग्राम ने बैक फायर करना शुरू कर दिया और 1980 तक हुकूमत ने सस्ती बिजली के अलावा सारी स्कीम्स वापस ले ली। लेकिन फिर भी 1990 के अशरे तक सिर्फ पंजाब में 4 लाख से ज़्यादा ट्यूबवेल्स लग चुके थे और 1995 से 2001 तक पहली बार सतह पर पानी की किल्लत पैदा होना शुरू हुई। सिर्फ इन 5 सालों में पंजाब में सरफेस वाटर की सप्लाई 46% तक कम हो गई, जिसकी वजह से ट्यूबवेल्स से निकाले जाने वाली पानी की मिकदार 59% तक बढ़ गई। इसी ओवर पंपिंग के नतीजे में 2000 के अशरे में बलूचिस्तान में ग्राउंड वाटर हर साल 2 से 3 मीटर्स कम होता चला गया और 5 से 15% ज़रूरी ज़मीन में तो पानी इस कदर नीचे चला गया कि ट्यूबवेल से भी पंप करना मुमकिन न रहा। इसका नतीजा ये निकला कि किसानों ने और भी ज़्यादा बड़े और पावरफुल ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए ताकि और गहराई में जाकर पानी निकाल सकें। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर वाले ट्यूबवेल्स काफ़ी नहीं थे, बल्कि नए ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए डीजल इंजन्स का सहारा लेना पड़ा। आज पाकिस्तान में ट्यूबवेल्स की तादाद बढ़कर 12 लाख तक पहुँच चुकी है, जिसमें से 85% सिर्फ पंजाब में है। और सरफेस वाटर में कमी आने के बावजूद ना ही हुकूमत की जानिब से इस मसले को संजीदगी से लिया जा रहा है और ना ही पानी पंप करने में कोई कमी लाई जा रही है। नाज़रीन, साल हर साल की मिसमैनेजमेंट के नतीजे में आज मुल्क की सिर्फ 36% आबादी के लिए पीने का साफ़ पानी मुयसर है, जबकि कई इलाके पानी की कमी के बायस बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान के सामने इंडस रिवर इरिगेशन सिस्टम को रीबिल्ड करने से लेकर कई नए बड़े बड़े डैम्स बनाने के चैलेंज का सामना है। लेकिन मसला यह है कि मुल्क की इकॉनमी पहले ही इस कदर नीचे जा चुकी है, जिसकी वजह से इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की कमी है। लेकिन फिर भी 2018 के बाद से दियामिर और भाषा डैम्स के साथ कई छोटे छोटे डैम्स की कंस्ट्रक्शन पर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले सालों में मुल्क को दरपेश फ्रेश वाटर की कमी के मसाइल को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन फिर भी मुस्तकबिल में क्लाइमेट चेंज के असरात से बचने के लिए मुल्क में कई बड़े डैम्स बनाने की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी ये रिसर्च और कोशिश पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं मालूमात और ब्रेनस्टॉर्मिंग से भरपूर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।